So, we are going to start today the third chapter of chemistry, that is periodic table or the periodicity of elements. So, this is a sort of a chapter that includes various information और detailed information. इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत डिटेल में जाके बच्चे को पढ़ना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्यों है कि इसको इतनी डिटेल में क्यों पढ़ना पड़ता है पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को? वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री है ना, वो एक ही चीज़ पर बेस करती है, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को जब तक हम डील नहीं करेंगे उसके एटॉमिक नंबर से, उसके एटॉमिक मास से, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, उसको ये जानते हुए कि वो मेटल है या वो नॉन मेटल है, वो हैलोजन है या वो नोबल गैस है, जो कि अभी इस लेवल पर आई थिंक बच्चे को नहीं पता होता। तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ केमिस्ट्री के जो वर्ड है ना, केमिस्ट्री वो निकला ही पीरियोडिक टेबल से है। पीरियोडिक टेबल जब तक आप नहीं समझोगे तो आप केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ सकते। तो इसमें भी एक केमिस्ट्री है और वो है हर एलिमेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री। हर एलिमेंट की एक अपनी अपनी केमिस्ट्री होती है जिसको हमें डील करने को कहा जाता है। और एक ही में तो कुछ ज़्यादा ही मतलब इसको प्रायोरिटी दी जाती है इस चैप्टर को एज़ कम्पेयर टू द अदर बोर्ड्स, बिकॉज एक ही में इसके क्वेश्चंस बड़े टेक्निकल और बड़े मज़े के क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा अगर घूम गया तो घूम गया, सॉल्व कर पाया तो सॉल्व कर पाया। सो वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अभी इसको देख के घबराना नहीं है, अभी हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं जब तक हम इसकी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे। पिक्चर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रखी है। अच्छा, अब बात ये होती है, अब जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, ये जो आपके सामने मैंने प्रिंट करके रखी हुई है इस वक्त, कोशिश करें कि इसके अलावा कोई दूसरी पीरियोडिक टेबल की पिक्चर नहीं लें। इसको अपने घर में कलर हो सके अगर अच्छी बात है, कलर प्रिंट करवा के अपने वॉल पर चिपका दें, स्टिक कर लें, या फिर अपने कलर प्रिंट निकाल के ज़रूर इसको कहीं न कहीं ऐसे रखें कि आपकी चलते-फिरते पढ़ाई के वक़्त नज़र पड़ती रहे इसके ऊपर। प्योरिक टेबल इज़ दैट थिंग। इसके अलावा कोई दूसरी पिक्चर नहीं निकालें नेट से, जो मैंने आपके सामने पिक्चर की हुई है। अब हम इसी से पढ़ेंगे इस चैप्टर को और हम इसी पिक्चर के ज़रिए अब आगे इंशाल्लाह अपनी फ्यूचर लाइफ़ को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। तो ये पिक्चर अपनी आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लिंक चाहिए इसकी तो मैं लिंक भेज दूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूँगा। तो वहाँ से आप इसको कलर प्रिंट निकाल के आप इसको लगा सकते हैं अपने घर में। तो क्योंकि होता ये है कि अगर हम इसके अलावा और रिसोर्सेज़ और पिक्चर्स यूज़ करेंगे तो उसमें अलग-अलग बातें लिखी होती हैं। मतलब होती तो पीरियोडिक टेबल एक जैसी ही है, मगर कुछ डिज़ाइन्स अलग-अलग होते हैं, तो उन डिज़ाइनिंग की वजह से ना हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी-कभार। तो इसको अच्छी तरह याद करने के लिए, इस पूरी चीज़ को जो आपके सामने है, समझने के लिए हमें एक ही पिक्चर की ज़रूरत है, वो पिक्चर मैं आपके सामने ले आ सकूँ। और ये पिक्चर मैंने IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से उठाई है। दैट इज़ द मेन जिन्होंने केमिस्ट्री जिसकी बेस पर आजकल चल रही है, मैंने वहाँ से उठाई है और ये बहुत अच्छी पिक्चर है। तो मैंने तो ख़ैर अपनी बुक वाली पिक्चर से पढ़ा था, मगर आपके लिए मैं इस वाली पिक्चर से रिकमेंड करूँगा, क्योंकि और मैं आपको पढ़ाऊँगा ही उसी से। So let's start the chapter periodic table or the periodicity of elements. So हर चीज़ की डिटेल में जाने से पहले एज़ यूजुअल हमें बुक की जो डिटेल्स होती हैं उसको पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम उसको पढ़ते हैं, कुछ लॉज़ को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का दरअसल जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसलिए था कि हर एलिमेंट को ना उसकी एक जगह पर हमें उसको रखना था। हर एलिमेंट को, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन केमिस्ट्री के इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है, तो ऑक्सीजन को मैं कहाँ रखूँगा? ताकि वो हर एलिमेंट से अपनी अलग शनाख्त करे, अपनी अलग पहचान करे। तो उसके लिए हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं कि हर एलिमेंट को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनती है। So let's start with the periodic table heading of our book. With the discovery of periodic table, the study of individual properties, हर एक element की individual अलग अलग properties of the known elements is reduced to the study of a few groups. हर एक एलिमेंट को पढ़ने से अच्छा हम उसके ग्रुप्स को डिज़ाइन कर लें। ग्रुप्स क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी ग्रुप से इतना समझो, 5 लोगों का ग्रुप बन गया उस हिसाब से। तो उन 5 लोगों का ग्रुप हमने एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया कि उस एक ग्रुप के अंदर 5 जो लोग हैं सबकी एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इससे अच्छा कि एक-एक एलिमेंट को उसकी अलग-अलग शनाख्त से
हम ये कर लेते हैं, जो सेम शनाख्त के हैं, जिनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मेरे अंदर एक ही आदत है तो दूसरे के अंदर भी अगर वही आदत है तो हम सबका ग्रुप बना लेते हैं सेम आदतों का, तो वो अलग अलग ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। उससे अच्छा होगा कि हम अलग अलग बंदे को पढ़ें। तो यहाँ पर बंदा मतलब एलिमेंट। We will describe various attempts which were made to classify the elements into a tabular form. अच्छा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये टेबुलर फॉर्म में इसलिए है कि हर एलिमेंट को उसकी टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया है, मगर उसको अरेंज करने के लिए ये नहीं कि एक साइंटिस्ट आया उसने कह दिया कि हाँ ये अरेंज हो गई, नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर इसमें फेल हो चुके थे और एंड में जाकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने इसको पीरियोडिक टेबल यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जाके इसको पब्लिश किया एलिमेंट्स की फॉर्म को। तो आइए पढ़ते हैं। सो नंबर वन साइंटिस्ट वी हैव डॉबरिनर्स ट्रायड्स। अब इसको आप अपनी प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी कह सकते हैं, सो मैं इसे कहता हूँ डॉबरिनर्स ट्रायड्स। ओके, अ जर्मन केमिस्ट डॉबरिनर ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस। रिलेशनशिप उसने फाइंड किया एटॉमिक मासेस का, ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स। अच्छा, मतलब क्या है इसका, तीन एलिमेंट्स थे, लेट सपोज ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन। तो तीन है, एक दो तीन, तो तीनों को मिलाकर उसने कह दिया ट्रायड। ठीक है ना, तो उनकी उसने एटॉमिक मासेस को स्टडी किया। ठीक है, और उनको हम ट्रायड्स कहते हैं। इन दीज ग्रुप्स, ये तीनों जो एक ग्रुप के अंदर हैं, ये एक ग्रुप के अंदर हैं, ऑक्सीजन भी, सोडियम भी, हाइड्रोजन भी, असल में नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियली असल में मत समझना, असल में अलग अलग ग्रुप्स हैं ये सारे, मगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन तीनों को एक ग्रुप में रख दिया ट्राइड्स के फॉर्म में, तो क्या हुआ, इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडिल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। इसने कहा कि इस इन जो ग्रुप है ना इसके अंदर, जो इनका सेंट्रल या फिर मिडिल एलिमेंट, लेट सपोज सोडियम, जो कि असल में है नहीं मगर मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, मिडिल एलिमेंट जो सोडियम है ना, उसका जो एटॉमिक मास है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एवरेज एटॉमिक मास के मिलाकर आ रहा है। चलो भाई समझ गया मैं। सो वन ट्रायड ग्रुप एग्जाम्पल इज दैट ऑफ, अब जो असल ट्रायड ग्रुप की एग्जाम्पल आएगी जो अब हमें देनी है और जो इस डॉबरेनर्स ने दी थी, दैट वाज कैल्शियम 40, इसका एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का 40, स्ट्रॉन्शियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। तो इसमें से मिडिल सेंटर एलिमेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्शियम है, तो इसका एटॉमिक मास किसके एवरेज के बराबर आएगा, कर लो 137 बेरियम का प्लस कर लो 40 कैल्शियम का, डिवाइडेड कर दो 2 से, तो आंसर आना चाहिए 88। तो एवरेज एटॉमिक मास इन दो एलिमेंट्स का, फर्स्ट और थर्ड वाले का मिलाकर बीच वाले एलिमेंट का आना चाहिए बराबर। द एटॉमिक मास ऑफ अ स्ट्रॉन्शियम इज द एवरेज ऑफ द टू एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। ठीक है, ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे। तो इसमें हुआ ये था कि अगर इसने ये बात कही थी तो बिल्कुल सही कही थी, कोई शक नहीं था, मगर ये सिर्फ कुछ चंद एलिमेंट्स के लिए था, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। आगे के एलिमेंट्स के लिए नहीं था, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए नहीं था, नाइट्रोजन के लिए नहीं था, हाइड्रोजन के लिए नहीं था। तो उसकी वजह से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, डॉबरेनर्स को हमने कैंसिल कर दिया कि भाई तुम्हारा आइडिया इतना सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ तीन एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, बाकी के ट्रायड्स के ऊपर काम कर रहा है, टेट्राड्स के ऊपर, टेट्राड्स यानी कि चार के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, तीन के ऊपर क्यों कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। वी हैव सेकेंड, हमारे पास लॉ आया इसके बाद, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ऑक्टेव्स को समझते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिजारो इन 1860। अच्छा, कैनिजारो एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, एटॉमिक मासेस को करेक्ट तरीके से डिटरमिन किया, तो वो तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हुआ ये, अटैम्प्ट्स जो हैं अगेन आपकी इनिशिएट की गई टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स को, ऑर्गेनाइज करने के लिए एलिमेंट्स को दोबारा से कुछ अटैम्प्ट्स की गई कैनिजारो के सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस के बाद भी। तो उसमें हुआ ये कि 1864, अच्छा डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी को थोड़ा समझ के पढ़ लो। 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने कहा कि मैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पब्लिश करूंगा। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है आओ पढ़ते हैं। उसने नोट किया दैट देयर वाज अ रिपीटिशन इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चल रही है सर्किल में, साइकिल के अंदर, तो वो दोबारा से रिपीट होकर वही साइकिल में दोबारा रिपीट हो रही है।
रिपीटिशन हो रही है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक आदत है कि मैं खाना जल्दी खाता हूँ, तो वो रिपीट हो जा रही है हर वक्त, मगर वो केमिकल प्रॉपर्टी के नहीं है, मैं बात करूँ एलिमेंट्स की नहीं है। तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है रिपीट हो रही हैं। The repetition in the chemical properties of every eight element, okay, every eight element, if they were arranged by their increasing atomic masses। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हर तरीके के 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से सबसे ज़्यादा है 8 का एटॉमिक मास, ठीक है, और उससे कम है 7 का एटॉमिक मास, उससे कम है 6 का एटॉमिक मास, उससे कम है 5 का, यानी कि 6 का ज़्यादा होगा 5 से, 7 का ज़्यादा होगा 6 से, 8 का ज़्यादा होगा 7 से। तो उसने कहा कि हर एलिमेंट का 8 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स, तो उसने कुछ म्यूजिकल नोट्स बनाए, उनसे कंपेयर किया। सो उसके वर्क को भी इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बिकॉज उसके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को भी उसमें ला सके। सो इसीलिए जो नोबेल गैसेस थी ना, नोबेल गैसेस का मतलब क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बस एक टर्म याद रखो, नोबेल गैसेस जो कि किसी के अंदर मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरी आदत है मैं किसी से नहीं मिलता, नोबेल गैसेस की भी वही आदत होती है, वो किसी से नहीं मिलती, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब वो होती क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो नोबेल गैसेस भी उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी, ऐसी गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो उस वक्त वो भी डिस्कवर नहीं होती। तो इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स लॉ भी फेल कर दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं सबसे मशहूर और सबसे अहम लॉ के ऊपर, जिसको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहा गया, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। को भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं इसे हम। सो रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नोन एलिमेंट्स ओनली 63, सिर्फ 63 ऑर्डर्स जो कि एलिमेंट्स थे 1 2 3 से लेकर 63 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अच्छा देखो ना, न्यूलैंड ने 8 को किया था, इसने 63 को किया इन हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स। अब क्या होता है ये देखो, ये नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर लिखा आ रहा है पीरियड और यहाँ पर लिखा आ रहा है ग्रुप। अब हम इसको आहिस्ते आहिस्ते समझते जाएंगे। तो पीरियड का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल रॉस। क्या मतलब? एक लाइन बनाओ ये, तो इस लाइन के अंदर कौन कौन से 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहा है और हीलियम आ रहा है। हीलियम इज अ नोबल गैस। तो ये हॉरिजॉन्टल पीरियड में है। तो मैं कहूँगा फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? लाइन बना के चेक कर लो, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सही है भाई। अच्छा, अब दूसरा पीरियड क्या होगा? सेकंड पीरियड में कौन कौन से आएंगे भाई? सेकंड पीरियड में निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है, मेरी नहीं है। ये देख लो, यहाँ से लाइन बनाओ। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से आ रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सारे आपके सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है ना, ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब पीरियड्स को शो करती हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं आना कि मैंने अभी क्या बोला, लिथियम बेरिलियम ये क्या होता है भाई? रुक जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा, मगर एक समझने के लिए मैंने बता दिया कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, तो इसने क्या कहा कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रॉस कॉल्ड पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि अगर हाइड्रोजन इस तरफ है तो हीलियम इस तरफ है, तो लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। ये बात कही गई, ठीक है भाई, सही कही गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी सिमिलर एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में होने चाहिए। वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में होने चाहिए मतलब, दोबारा समझते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं फिर मैं इस बात को समझाऊंगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वॉज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, जो अभी हमारे सामने थी। सो ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ इसने बनाया, जिसको स्टेट डिफाइन किया गया था इस तरीके से कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओ माय गॉड, ये क्या स्टेटमेंट आ गई भाई? अब इसका मतलब क्या है, गौर से समझो। इसका मतलब क्या है? वो ये है, पीरियोडिक लॉ को हमने ये कहा कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो
पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब रिपीट होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। रिपीट होने वाली प्रॉपर्टीज हैं किसकी? अपने एटॉमिक मासेस की वजह से वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेशन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सही है। Although Mendele's periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits. Demerits का मतलब disadvantages. हालांकि मेंडील ने पीरियोडिक टेबल को बनाया मगर उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी भाई। ये तो साइंस की बहुत बुरी बात है कि उसने इतनी बड़ी मेहनत की मगर उसको भी उसने डीमेरिट यानी कि एडवांटेज से डिसएडवांटेज में कर दिया। तो उसका जो फेलियर था वो इसलिए था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स का मतलब याद है ना? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट सजेस्टेड। ना तो वो आइसोटोप्स की पोजीशन को डिफाइन कर सका। जैसे कि कार्बन का अगर 14 है तो कार्बन का 12 आइसोटोप कहाँ जाएगा? हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन का ट्राइटियम, ड्यूट्रियम और प्रोटियम। तो हाइड्रोजन अगर एक है चलो वो तो तुमने लग दिया मगर उसके आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, उसने कुछ एलिमेंट्स को गलत एटॉमिक मास के अंदर रख दिया। Suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis of the arrangement of elements. अभी जो हमने ये पढ़ा ना ये पीरियोडिक लॉ के प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी रिपीटेड प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक मासेस की, ये बात दरअसल गलत थी मेंडल के तौर पे। तो हर एलिमेंट की जो पीरियोडिक फंक्शंस या फिर रिपीटेशन होती है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए हमने इसको भी थोड़ा बहुत कहा कि भाई तुमने भी गलत कहा। तो अब क्या है भाई, अब कौन सही है? चलो फिर पढ़ते हैं फिर अब कौन सही है। सो पीरियोडिक लॉ अभी हमने डिस्कस किया था उसका मेंडील का। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था मूजले। इन 1913 मूजले, हेनरी मूजले, एच का मतलब है हेनरी मूजले, डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। वो कौन सी न्यू प्रॉपर्टी थी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो जेड नंबर, प्रोटॉन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर। He observed that the atomic number instead of atomic mass should determine the position of element in the periodic table, and accordingly to the periodic law was amended as properties of the elements are periodic function of their atomic numbers। बड़ी आसान बात है। amended का मतलब है चेंज कर दिया गया। मूजले ने कहा कि भाई जो मेंडल ने कहा ना कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, मैं उसको कह देता हूँ रॉन्ग। भाई तो फिर क्या सही है मुजले भाई, आप बता दीजिए। मुजले भाई ने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर नहीं करती। हालांकि मेंडल ने बिल्कुल सही कहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ, मुजले ने कहा कि चलो मैं ये कर देता हूँ कि प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है। मेंडल ने भी यही कहा था मगर मूजले ने कहा कि मेंडल तुमने एक चीज गलत बोल दी। मेंडल ने बोला क्या? मूजले ने कहा भाई एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो मेंडल ने कहा अच्छा तो शायद मुझसे गलती हो गई थी। तो इसलिए हमने मूजले की थ्योरी को करेक्टली डिटरमिन किया क्योंकि उसने पोजीशन बताई एलिमेंट्स की उनके एटॉमिक नंबर की वजह से। उसकी रिपीटेटिव पोजीशन पीरियोडिक फंक्शंस बताए उसके एटॉमिक नंबर की वजह से। हालांकि मेंडल ने कहा था एटॉमिक मास की वजह से। दैट वाज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। हम पढ़ चुके हैं अगर वो एटम कोई फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, अगर ना वो कोई लॉस करता है ना गेन करता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम रहता है न्यूट्रल स्टेट में। अब हालांकि वो आयन फॉर्म में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो सकता है मगर न्यूट्रल एटम में हमेशा प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहेगा। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। तो इसलिए मूजले ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं किसकी मदद से? एटॉमिक नंबर की मदद से। So atomic number is a more fundamental property than the atomic mass because atomic number of every element is fixed। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है and it increases regularly by वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। यानी कि हर एलिमेंट से अलग एलिमेंट से इंक्रीज होता है या बढ़ता है या फिर डिफरेंट करता है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीरियोडिक टेबल में ज़रा झांको, देखो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे सबके आपके पास जो है एटॉमिक नंबर होंगे डिफरेंट। सबके डिफरेंट होंगे एटॉमिक नंबर्स। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जहन में याद करने की। ठीक है। किसी एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का कार्बन की तरह नहीं होगा एटॉमिक नंबर, अलग अलग होगा सबका।
तो इसलिए हमने कहा कि हर एक का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो ये मूजले ने बड़ी अच्छी बात कही थी आगे। तो आपके एसएलओ में मेंशन है कि अब बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब आपने डिस्कवरी बता दी है तो अब आप बच्चे को समझाएं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है ताकि बच्चा उसको समझ सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। दो वजह से एटॉमिक नंबर की ज़्यादा तारीफें होती हैं, एटॉमिक नंबर का ज़्यादा बड़ा मकाम है। किन दो वजहों से, आओ पढ़ते हैं उसको। इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अभी हमने पढ़ा एक एलिमेंट का अगर फॉर एग्जाम्पल 1 है तो दूसरे का 2 होना चाहिए, यानी कि इंक्रीज होना चाहिए। एक तो ये हो गई प्रॉपर्टी। नंबर 2, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। वो भी हम पढ़ चुके हैं, हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, किसी एक का, किसी दोनों का सेम नहीं हो सकता। So the discovery of atomic number of an element in 1913 by Moseley led to change in Mendel's periodic law, which was on the based on atomic mass। अगर ये MCQ में आए तो खुदा का वास्ता गलत नहीं कर देना। मेंडल ने एटॉमिक मास कहा था, मूजले ने एटॉमिक नंबर कहा था। दोनों में से सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी थ्योरी थी? मूजले की। क्यों? वो दो वजह आपको मैंने बता दी है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब गौर से सुनना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की वजह से है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि अब ये नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, मैं इसको इस तरह, इसका मतलब क्या है समझो। पीरियोडिक टेबल को इस तरह अरेंज किया गया कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके सामने वाला जो एलिमेंट है जो कि उसके राइट पर है, हमने पढ़ा था राइट पर जाके इंक्रीज होगा। तो हीलियम का हाइड्रोजन से कम नहीं होना चाहिए, हीलियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीज होने के लिए हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन से हीलियम इन अ हॉरिजॉन्टल रॉ यानी कि पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रॉ यानी कि पीरियड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग या फिर पीरियोडिक फंक्शंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, हर टाइम के बाद, सच दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या फिर सिमिलर पीरियोडिक फंक्शंस या फिर रिपीटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ओ माय गॉड, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, उनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। ग्रुप क्या होता है भाई? ग्रुप क्या होता है और पढ़ लेते हैं अभी क्या होता है ग्रुप। इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ज़रा जो पीरियड्स तो मैंने बता दिए थे कि यार ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये पीरियड है। इसमें फर्स्ट पीरियड में आपका आ गया हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड पीरियड में आपका आ गया लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मगर ये ग्रुप्स क्या होते हैं? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी सेम लिखते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी सेम कहते हैं। ये क्या है? ग्रुप। देख लो, ये पूरा एक ग्रुप है। वर्टिकल ग्रुप हो गया, हॉरिजॉन्टल रॉज हो गई, यानी कि वर्टिकल जो होगा उसे हम कहेंगे ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल जो होगा, हॉरिजॉन्टल रॉज जो होंगी उन्हें हम कहेंगे पीरियड्स। तो अब मुझे ज़रा ये बताओ फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए? बता दो भाई। वर्टिकल लाइन में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट। तो सेकंड ग्रुप में कौन से आएंगे? आसान है भाई, सेकंड ग्रुप में कौन से आएंगे? ये रहा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। वाह भाई, सही है भाई, फिर तो मुझे तो आसानी हो गई, अब तो मसला ही नहीं है। समझ आ गया ना? ठीक है, चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, अब आपको थोड़ा आई गेस समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया कोई मसला नहीं, अभी हम इस चैप्टर को इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 8 एलिमेंट हैं,
तो जो नवा जो एलिमेंट होगा ना, नाइन्थ एलिमेंट, हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। नाइन की और फर्स्ट की दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। वाह भाई, बड़ी एग्जाम्पल अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 है। अच्छा, कहाँ है सोडियम भाई? सोडियम ये रहा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। हाँ हाँ हाँ, सही है, पीरियोडिक टेबल में इसका 11 ही लिखा हुआ है। ये रहा, ये रहा, ये देखो 11 लिखा हुआ है ना, ये मेरा इरेजर जा रहा है इस पे, ये 11 है। अच्छा, अगर सोडियम का 11 है तो फिर मतलब क्या होगा, मैं समझा नहीं। हाँ, अगर सोडियम का 11 है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करनी चाहिए? लिथियम से। अच्छा, आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, समझ आया नहीं समझ आया? देखो इधर आओ। कहने का मतलब ये था कि अगर ये जो सोडियम है ना, इसकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए लिथियम के साथ। क्यों? एक तो ये अभी हमने पढ़ा नाइन्थ एलिमेंट है, मगर मुझे यहाँ पर ये नाइन्थ एलिमेंट तो नज़र नहीं आ रहा। चलो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 11 तो हो गया। 1, ओके ओके ओके, ठीक है, क्योंकि समझ गया समझ गया। अब इसको दोबारा समझते हैं। अभी हमने ये बात कही कि जो आपका 1 से लेकर 8 एलिमेंट में जो आपका नाइन्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट वाले के साथ। अच्छा, यानी कि सोडियम की लिथियम के साथ मैच करेगी, मगर मुझे तो कहीं से एविडेंस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आओ आगे वाली बात को पढ़ते हैं, अब समझ आएगा। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, एवरी 19 एलिमेंट वॉज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। अब जो एटॉमिक नंबर 18 है, उसके बाद जो भी 19 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी सिमिलर होंगी। कैसे होंगी समझते हैं। एटॉमिक नंबर 18 ढूंढो पहले। एटॉमिक नंबर 18 कहाँ है? एटॉमिक नंबर 18 ये रहा, आर्गॉन। इसके बाद 19 कहाँ है? ये रहा, पोटेशियम। तो क्या आर्गन और पोटेशियम की, सॉरी, आर्गन और पोटेशियम की सेम होंगी? नहीं। इसने कहा था 18 के बाद 19 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, और आपका जो है ये कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और आपका क्रिप्टॉन। 18 एलिमेंट के बाद जो 19 एलिमेंट से लेकर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी सेम होगी। अभी तक तो ये बात हमने जहन में रखी, मगर मुझे ये बात नहीं पता चल रही कि 11th सोडियम और लिथियम की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। 11 में से 3 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 8 बचेगा, सही है ना। तो 8वें एलिमेंट जो है आपके पास, यानी कि आप कह सकते हो कि सोडियम और लिथियम जो है आपके पास, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है? क्यों भाई, हैं तो ये देखो, लिथियम भी इसी ग्रुप का है, सोडियम भी इसी ग्रुप का है, क्योंकि दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर हैं साथ में। तो क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो सकती? हो सकती हैं। मगर अभी हमने ये पढ़ा कि नाइन्थ एलिमेंट की सेम होनी चाहिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ। चलो उसको अभी हम बाद में देखेंगे, मगर एटॉमिक नंबर 18 के बाद जो 19 एलिमेंट होगा वो सेम बिहेवियर शो करेगा। सो द लॉन्ग रॉज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रॉज ऑफ 8। अब जो हुआ यूं, तो इसने हुआ यूं कि जो आपकी लॉन्ग रॉज थी ना, बड़ी बड़ी, उनको 2 रॉज में कट कर दिया गया। अच्छा, 8 एलिमेंट्स की नहीं है एंड 18 एलिमेंट्स की नहीं है, एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर सो दैट द टेबल ऑफ अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रॉज वाज ऑब्टेन्ड। अब देखो, ये मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि यार मतलब बच्चे को समझ नहीं आया कि सोडियम की लिथियम की साथ हैं, फिर आप कह रहे हो कि 18 के बाद जो 19 एलिमेंट आएगा उसकी साथ होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। तो ये ना एक घिचपिच हो गई थी। तो इसके लिए हुआ ये कि जो लॉन्ग रॉज ऑफ एलिमेंट्स थी ना, उनको 2 रॉज में कट कर दिया गया। एक आप देख सकते हो ये वाली जो पूरी रॉ है, और एक आप देख सकते हो ये वाली जो पूरी रॉ है। तो 2 रॉज में कट करने का मतलब ये था कि एक में आपने 8 एलिमेंट्स को रखा और एक में आपने 18 एलिमेंट्स को रखा। तो उसकी वजह से हमने जो है उसको अच्छी तरह हमने उसको
जो है हमने उसको फाइंड कर सकेंगे हम ताकि। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी थी कि 8 हमें एक रॉ बनानी होगी और 18 की हमें एक रॉ बनानी होगी। तो उसकी मदद से हम फिर जो है इसको समझ सकते हैं आगे। अच्छा जनाब, इसीलिए आपकी एक दूसरे के ऊपर यानी कि इस रॉ के ऊपर ये वाली रॉ को हमने बनाया ताकि हम अलग अलग तरीके से रॉज यानी कि पीरियड्स और ग्रुप्स को ऑब्टेन कर सकें। तो अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि 1 और 9th एलिमेंट की सेम होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने कहा, एग्जाम्पल हमने ले ली लिथियम और सोडियम की, इसको याद कर लो। दूसरा हमने कहा कि 19 एलिमेंट की भी सेम होनी चाहिए प्रॉपर्टी 18 एलिमेंट के, सॉरी 19 एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 19 होगा उसकी आगे वाले जितने भी होंगे 20 उन सब की सेम होनी चाहिए लाइक दिस। तो उसके लिए हमने दो रॉज को हमने कट किया, 18 और 8 एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स और पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसके बाद हम उसके जो है साइलेंट फीचर्स को पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स।